बिग स्टॉक में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश है, मेरे साथ रवि है। आज हम सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बात करेंगे। सिलिकॉन वैली बैंक कौन से सेगमेंट में काम करती है? सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिचुएटेड है। ये अमेरिका की 16th लार्जेस्ट बैंक है और इसका मेन काम यह है कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। मतलब इनका जो बिजनेस है वो एकदम नीश में काम करता है। ये मेनली वेंचर कैपिटलिस्ट जिसको हम वीसी भी कहते हैं और साथ में स्टार्टअप्स को भी ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो उस बैंक में क्राइसिस होने का रीज़न क्या है? बैंक 2019 से लेकर 2021 तक में बहुत ही शानदार चल रही थी। ऐसे एक रिपोर्ट में भी पढ़ने को मिला था कि 2019 के अंदर जो डिपॉजिट का रेट है वो 3 गुना जितना बढ़ चुका था। 2020 में हमें कोरोना का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके कारण क्या होता है कि मार्केट एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। उस समय जो जीवन जरूरी जो चीज़ें हैं उसके सिवा कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसका डिमांड होता हो। मतलब घर चलाने के लिए सिर्फ जितना ज़रूरी है उतना ही सामान की ज़रूरत रहती थी। उस समय इस बैंक का काम क्या था कि वो मेनली स्टार्टअप्स को अपने पैसों को प्रोवाइड करती थी। अब उस समय क्या हुआ कि स्टार्टअप्स को उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा था क्योंकि कोरोना के समय में सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ था और कहीं पर भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, ना पैसों की मूवमेंट हो रही थी और लॉकडाउन लगने के कारण लोगों की भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। मतलब बिजनेस हम कह सकते हैं एकदम ही ठप हो गए थे। लेकिन उस समय इस बैंक ने जैसे तैसे करके अपना समय निकाल लिया और ऐसे समय में से भी ये अच्छी तरीके से बाहर आ गई। अब आता है 2021 के फरवरी 24 को रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण अब क्या होता है कि एक तो कोरोना का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हुआ नहीं होता है और साथ में दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस का जो प्राइस है वो जो है वो बढ़ने लगता है क्योंकि जो ऑयल और नेचुरल गैस होता है उसका सप्लाई एकदम ही बंद हो जाता है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें एक मेजर गैस क्राइसिस देखने को मिलता है। एक तो पहले से भी यहाँ पर क्या हो रहा था कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा था। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अब फेड क्या करता है, धीमे धीमे अपने जो फेड रेट्स है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। अब आपको यहाँ पर एक थंब रूल याद रखना है कि जब भी फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो बॉन्ड्स के जो वैल्यू होते हैं वो कम होने लगते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जितने भी डिपॉजिट्स थे वो बैंक अपने पास नहीं रख सकता है। उसने मेनली हेवीली यहाँ पर बॉन्ड्स के अंदर, ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और फेडरल रिजर्व ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तब इसमें क्या हुआ, वैल्यूएशन कम हो गया। मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट पाने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था बॉन्ड के अंदर, उसका वैल्यूएशन एकदम ही कम हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पर स्टार्टअप्स के ऊपर भी प्रेशर था तो वो भी अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैल्यूएशन कम होने के कारण जो स्टार्टअप्स थे वो अपना पैसा निकाल नहीं पा रहे थे। इसके कारण हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सिलिकॉन वैली बैंक में क्राइसिस होने के कारण ले ऑफ का भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ। फेडरल रिजर्व ने यहाँ पर इंटरवीन कर दिया है और अब जो है फेडरल रिजर्व ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी डिपॉजिटर्स है उनका जितना भी पैसा एसवीबी बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर डिपॉजिट किया हुआ है वो अब अभी के समय में सेफ़ है। लेकिन फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम आगे चलती है और इससे भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन आती है तो हमें यहाँ पर ले ऑफ का सिचुएशन देखने को मिल सकता है। इससे हम नकार नहीं सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? कोई भी गवर्नमेंट जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है तब उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो पैसे उनके पास एक्चुअल में होते नहीं है तो वो मार्केट से पैसों को उठाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड के द्वारा एक फिक्स परसेंटेज निर्धारित कर देती है, उतना परसेंटेज वो जो भी इन्वेस्टर रहेगा उनको पे करना पड़ता है। इसी को कहते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड यील्ड क्या होती है? समझ लो कि $100 के ऊपर आपको 2% जितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यही 2% को कहते हैं बॉन्ड यील्ड। फेड ने इन्फ्लेशन के लिए रेट बढ़ाए थे पर ये उसकी इफ़ेक्ट सिलिकॉन वैली बैंक में हुई है, तो उसका रीज़न क्या है? इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसने हेवीली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे कि बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स। बैंक्स जो होती है वो अपने पास सारा पैसा रख नहीं सकती है, इसीलिए उन लोगों को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। या फिर वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है या फिर बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बॉन्ड्स वैसे तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही सेफ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए,
तो इस सिलिकॉन वैली बैंक ने ये चूज़ किया कि वो मेनली बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिलिकॉन वैली बैंक में जो क्राइसिस हुआ उसका इफेक्ट दूसरी 3 बैंकों में हुआ, तो उस 3 बैंकों में क्राइसिस होने का रीज़न क्या है? यही सेम रीज़न है जो अभी तक हमने बताया कि यहाँ पर बॉन्ड का जो वैल्यू है वो कम हो गया। मेनली इन बैंक्स ने बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। बॉन्ड्स का वैल्यू कम होने के कारण बाकी सब बैंक्स में भी प्रेशर पड़ने लग गया। यही मेन रीज़न है। वो दूसरी 2 बैंकें कौन सी है कि जो क्राइसिस में चली गई है? पहली है सिलिकॉन वैली बैंक, दूसरी है सिल्वर गेट बैंक और तीसरी है सिग्नेचर बैंक। तो ये 3 ही बैंकों में क्राइसिस हुआ है, उसका ग्लोबल मार्केट में क्या असर होगा? इस बात के लिए हमें एक बार 2008 में एक बार जाना चाहिए। 2008 में भी एक बार हमें ऐसा क्राइसिस देखने को मिला था। इसके पीछे का रीज़न था लेहमन ब्रदर कोलैप्स। लेहमन ब्रदर एक एनबीएफसी थी, इसमें भी हमें इसी टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिला था। अभी के समय में ऐसा सिचुएशन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फेडरल रिजर्व ने बहुत ही तुरंत एक्शन लेकर यहाँ पर सारे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो यहाँ पर डिपॉजिटर्स हैं उनको आश्वासन दिया है कि इनका पैसा जो भी बैंक्स के अंदर है वो सेफ रहने वाला है। मतलब यहाँ पर ग्लोबल जो इफ़ेक्ट है वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकती है, लेकिन न्यूज़ बेस्ड जो इफ़ेक्ट्स है वो हमारे शेयर मार्केट के ऊपर ज़रूर असर कर सकती है। यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ, उसकी असर एफएमसीजी सेक्टर पे हुई, वो कैसे हुई? देखो, यूक्रेन को और रशिया को वर्ल्ड का वीट बास्केट कहा जाता है। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बॉम्बार्डिंग शुरू की तो वहाँ पर जो वेसल्स खड़ी हुई थी जो वहाँ से वीट को लेकर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी, तो ये जो नेटवर्क था यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। अभी भी अगर हम वहाँ पर देखें तो यूक्रेन के पास अभी भी बहुत सारा वीट जमा हुआ पड़ा है जिसको वो वहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो वीट का प्राइस है और जो वीट के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें यहाँ पर प्राइस का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। फेड्स ने जो ये रेट बढ़ाए हैं वो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही महंगी हो चुकी है। कॉमन आदमी इतना ज़्यादा नहीं कमाता है कि वो अपनी जीवन ज़रूरी से ज़्यादा चीज़ें वो खरीद सके। मतलब यहाँ पर जो कॉमन मैन है उनको बचाने के लिए फेड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि इन्फ्लेशन यहाँ पर कम हो जाएगा और जो भी कॉमन मैन है उसको यहाँ पर जो जीवन जरूरी चीज़ें हैं वो आराम से खरीद सके। तो फेड ये रेट बढ़ाएगा तो मनी की जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी मार्केट में, तो उसका एडवर्स इफेक्ट ग्लोबल मतलब शेयर मार्केट में होगा। जैसे ही फेड्स अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो जो बॉन्ड्स है उनके यील्ड भी बढ़ते हैं। यील्ड बढ़ने के कारण ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसों को इक्विटी में से बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो शेयर मार्केट में से पैसा निकलता है वो सीधा जाता है बॉन्ड के अंदर। बॉन्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, जबकि इक्विटी थोड़ा रिस्की होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ही समय से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ये वॉलेटिलिटी का इफेक्ट हमें थोड़े समय तक बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्या ये उस फेड रेट बढ़ा रहा है उसके अवेज में ये 2008 में जो क्राइसिस हुआ ऐसा क्राइसिस होगा? फेड के जो प्रोएक्टिव स्टेप्स है वो 2008 का क्राइसिस फिर से रिपीट ना हो उसके लिए किया गया है। मतलब यहाँ पर फेड बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि इस तरीके का क्राइसिस जो 2008 में हुआ था वो फिर से ना हो। तो अभी हमको आगे आने वाले समय में मार्केट में क्या देखने को मिलेगा? आगे आने वाले समय में पूरा का पूरा डिपेंड करता है फेड के ऊपर। फेड अगर अच्छी तरीके से अपने इन्फ्लेशन को मेंटेन करता है, अपने बैंक्स को बचा के रखता है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म के लिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो सकता है। इन्फ्लेशन को भी यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और जो फेड ने बताया है कि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जो पैसे हैं, ये तो 3 बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, सिल्वर गेट बैंक, तो उनका जो पैसा है वो सारा अभी के समय में एकदम सेफ रहने वाला है। मतलब हम शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकते हैं कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अच्छी है। ये जो अमेरिका में क्राइसिस हुई उसकी इफेक्ट इंडियन मार्केट पे होगी कि नहीं होगी? अभी के समय में अगर हम देख रहे हैं तो अमेरिका का जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से इंडियन मार्केट में भी हमें थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है।
जो कि हम कह सकते हैं कि ये एक लाजमी बात है कि ये होता ही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अपने जो ये बात हुई इसमें शॉर्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट में तो मैं इतना ही कहूँगा कि अभी का जो समय है वो थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, कॉमन मैन के लिए भी और जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी। लेकिन लॉन्ग टर्म का विज़न जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो है बहुत ही मजबूत सिचुएशन में खड़ा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडियन बैंक्स के जो एनपीए है वो सिस्टमेटिकली बहुत ही कम करने की कोशिश करी है आरबीआई ने। ये आरबीआई का बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। मतलब यहाँ पर इंडिया में जो बैंक्स है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या फिर इंडिया का मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और रेजिलिएंट तौर पर खड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए रवि भाई का थैंक यू। थैंक यू राजेश भाई।